हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट चैनल। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट और उनके लिए बेसिक से प्रिपरेशन दैट इज फाउंडेशन कोर्स, ये सारी चीजें मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री में अवेलेबल कराता है। मैग्नेट ब्रेन्स पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद भी कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई फीस पे नहीं करनी होती है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें 100% फ्री है, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पार्ट 2 करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, जिसका ऑलरेडी हम एक पार्ट देख चुके हैं। यहां पे भी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे। आज के इस लेक्चर में आपके पास 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, उन 10 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें 20 क्वेश्चंस फिर से होंगे, सो दैट वुड बी अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। चलिए शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले फाउंडेशन कोर्स मॉड्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस हर चैप्टर के मिलेंगे, जिसमें सीक्वेंस वाइज आपको हर एक स्पेसिफिक टॉपिक के हिसाब से आपको वीडियोस अवेलेबल होते जाएंगे, आप उन्हें देख सकते हैं। जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उसी दिन डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मतलब डीपीपी की शीट अपलोड होगी मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके नेक्स्ट डे आपको डीपीपी का सोल्यूशन वीडियो अवेलेबल होगा मैग्नेट ब्रेन्स की ही ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको हर क्वेश्चन हर चैप्टर के 500 से भी ज्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे, जिससे आपके पास एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाएगा, जो कि काफी बेसिक से ही तैयार हो जाएगा। मतलब अभी से अगर हम उतना तैयारी शुरू करेंगे तो हमें 11th-12th में जब हम जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होंगे तो वो हमें काफी आसान पड़ेगी। ओके, देन डाउट सॉल्विंग सेशन। यहाँ डाउट सॉल्विंग सेशंस रेगुलर होंगे, जहां पे आप अपने डाउट्स लाइव आप इंटरेक्शन में अपने फैकल्टी से अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं। वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज, जो कि हर वीक आपके टेस्ट हुआ करेंगे। थोड़ा सा सिलेबस अभी एक अच्छा लाइन पे और थोड़े हमारे चैप्टर्स हो जाएं, उसके बाद वीकली टेस्ट पेपर्स आपके शुरू हो जाएंगे, जो कि आपके नॉलेज को और कंसेप्ट को और ब्रश अप करेंगे। गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, स्ट्रेस मैनेजमेंट एटसेट्रा एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न से रिलेटेड गाइडेंस, स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिलेटेड गाइडेंस और ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, सब कुछ यहीं पे इसी चैनल पे पता चलेगा। चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन, यहाँ पे हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन मतलब कंपाइल्ड फॉर्म में आपको पूरा चैप्टर अवेलेबल कराया जाएगा एंड में, जिसको आप एक बार में पूरा देख के अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड फाइनली वी हैव द ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जो कि आपको अब आपके नॉलेज को टेस्ट करेगी या एक तरीके से ये चेक करेगी कि आप कितने पानी में हैं अभी और कितनी तैयारी आपकी हो चुकी है। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन। हाउ आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स अरेंज्ड इन एन एटम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। अब मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हिसाब से किस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है, चलिए वो देखते हैं। तो हम बोलते हैं जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में वी हैव प्रोटॉन एज वेल एज न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और इन दोनों को मिला के साथ में क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। क्लियर। अब इसके बाहर हमारे पास ऑर्बिट्स होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। एज पर द मॉडर्न डे मॉडल हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर ऑर्बिट्स में प्रोबेबली मिलेगा, और उन्हीं ऑर्बिट्स में वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, जिसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस सेंटर में नहीं है बट न्यूक्लियस फोकस पे है। न्यूक्लियस फोकस में है बट जरूरी नहीं है कि वो सेंटर में हो। इलेक्ट्रॉन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में स्पिन करता है, घूमता है। ठीक है, सो ये है इन अकॉर्डेंस विद द मॉडर्न डे एटॉमिक मॉडल। तो यहां हमें इलेक्ट्रॉन और अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट, व्हाट इज फाइन स्पेक्ट्रम। फाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि एक तो हमारा नॉर्मल कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। स्पेक्ट्रम मतलब आपको पता है ना, बैंड ऑफ कलर्स जो आते हैं अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। जो लाइट है वो हमें अलग अलग वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, अल्फा बीटा रेज होती हैं। ऐसे ही हमारे पास विजिबल रीजन होता है। तो रेगुलर स्पेक्ट्रम या एक हमारा जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूअसली एक स्पेक्ट्रम बना होता है। फाइन स्पेक्ट्रम तब बनता है जब आप किसी भी सब्सटेंस को, या हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन को, जब आप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हो तो बहुत फाइन लाइंस आ जाती हैं। इसका मतलब जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो बहुत फाइन लाइंस में डिवाइड हो जाता है, इस तरीके से बहुत फाइन लाइंस आ जाती हैं। तो इन फाइन लाइंस के आने में हम बोलते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रम अब फाइन स्पेक्ट्रम बन गया। दैट मीन्स जो हमारा कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था अब वो फाइन लाइंस में डिवाइड हो गया है।
कि जब आप उस केमिकल स्पीशीज को, इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सपोज करते हैं तब। ओके, चलिए आगे। What was the requirement for introducing the magnetic quantum number? Magnetic quantum number क्यों इंट्रोड्यूस किए गए थे? वो इसलिए किए गए थे क्योंकि हमें ये जो फाइन स्पेक्ट्रम बन रहा था, जो फाइन लाइंस आ रही थी, उनका एक्सप्लेनेशन देना था। क्योंकि अब ऑर्बिटल्स आ गए थे, तो आपको पता है ना ये चीज कि जो हमारे शेल होते हैं उसमें सब शेल होते हैं, जैसे कि शेल है हमारा KLMN, वैसे ही सब शेल्स होते हैं हमारे SPDF, फिर उनमें फर्दर SPDF में हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन की मिलने की सबसे ज्यादा चांसेस, प्रोबेबिलिटी होती है। तो उन ऑर्बिटल्स के जब हम बारे में पढ़ते हैं तो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस में और फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस हमें देखने के लिए मिलती हैं और डिविजन्स मिलते हैं। जब वो फाइन स्पेक्ट्रम देखने के लिए मिलता है तो उस फाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए, ऑर्बिटल्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसा कि हमने पढ़ा है ना कि जो हमारा जैसे P है, तो P सब शेल जो होता है उसमें -1, 0, +1, ये उसके मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज होती हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स की, है ना। सिमिलरली दिस वाज फॉर P। इफ यू गो फॉर D, 0, 1, 2, -1, -2, ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस में, ठीक है। सो इस वजह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हमने इंट्रोड्यूस किया कि भाई हम इन ऑर्बिटल्स का कंसेप्ट, वो फाइन स्प्लिटिंग जो हो रही है उसका कंसेप्ट समझा पाए, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन से उस बाहर के स्पेस में, न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस होता है, वो स्पेशल अरेंजमेंट जो है या वो स्पेशल जो ओरिएंटेशन है, वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन कहां सबसे ज्यादा चांसेस है प्रोबेबल कि वो कहां मिलेगा, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है हमारा n, दैट कैन बी 0, 1, 2, 3, कैसे हो सकता है? फॉर शेल K, L, M, N, और वो ये भी बताता है कि डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से। So this tells about the probability of where the electron can be found, कहाँ इलेक्ट्रॉन मिल सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, और साथ में वो ये भी बताता है कि डिस्टेंस कितना है उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से, क्योंकि जो K शेल होता है वो अंदर होता है, उसके बाहर L, फिर M, फिर N। वैसे ही जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम होगा उतना ही वो न्यूक्लियस के पास होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Why did the spin quantum number come into existence? स्पिन क्वांटम नंबर को एग्जिस्टेंस में क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया क्योंकि हमने ये देखा कि तो स्पिन क्वांटम नंबर्स जो होते हैं वो इसलिए इंट्रोड्यूस किए गए थे क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो पेयर में होते हैं वो हमेशा ऑपोजिट स्पिन रखते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। और ऐसा दिमाग आया इसीलिए क्योंकि स्पिन को, ये जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो पेयर में उनकी स्प्लिटिंग देखने के लिए मिल रही थी हमें, जो बहुत फाइन लाइंस थी ना वो हमें पेयर में उनकी स्प्लिटिंग देखने के लिए मिल रही थी। तो पेयर से ये दिमाग में आया कि अरे यार इलेक्ट्रॉन के भी तो एक मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ हो सकते हैं एक पेयर में, इसमें एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा होगा। इसीलिए स्पिन क्वांटम नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें से +½ जो होता है वो हमारा क्लॉकवाइज स्पिन होता है और -½ जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। What do you mean by the dual nature of an electron? ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब यह होता है कि एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी शो करता है, इट शोज पार्टिकल नेचर एज वेल एज इट शोज वेव नेचर। तो वो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करता है, यही है ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, what is the relation between the wavelength of the wave associated with the moving electron and momentum of the electron? बड़ा सिंपल सा है, lambda is equals to h upon mv, ये है रिलेशन डी ब्रोगली के द्वारा दिया हुआ। लैम्डा यहां पे वेवलेंथ होता है, h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, m एंड v मास इनटू वेलोसिटी, जो मोमेंटम होता है उसे मास इनटू वेलोसिटी बोलते हैं। तो हम यहां पे लैम्डा को h अपॉन p भी लिख सकते हैं, p का मतलब मोमेंटम। ठीक है, सो मास इनटू वेलोसिटी,
ये है हमारा डी ब्रोगली का रिलेशनशिप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ m इंटू वी जो है ना वो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप यहाँ mv डाल दीजिए, यहाँ प्लैंक्स कांस्टेंट डाल दीजिए, आपको वेवलेंथ पता चल जाएगी। नेक्स्ट, डिफाइन एन एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल वो स्पेस है या वो जगह है हमारे स्पेशल ओरिएंटेशन में, या जो आउटर स्पेस होता है ना, न्यूक्लियस के बाहर का जो स्पेस होता है, उसमें एटॉमिक ऑर्बिटल वो जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। तो वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, उस जगह को एटॉमिक ऑर्बिटल बोला जाता है, ठीक है। जिसको बहुत सिंपल भाषा में अगर हम बोलें तो वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जहां इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसे एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, What was the requirement for introducing the atomic orbital concept? Atomic orbital का concept introduce इसलिए किया गया था क्योंकि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और उसकी पोजीशन एग्जैक्ट नहीं बता सकते। तो ये बोला गया कि ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चला जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही स्पेसिफिक फिक्स्ड पाथ में नहीं घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी के हिसाब से एक फिक्स्ड शेल में है, उसके सब शेल में मिलेगा जो फर्दर एनर्जी में और स्प्लिट अप होगा। जैसे कि एक शेल है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक शेल है m, ठीक है। सो अब उस शेल m में आपको s भी मिलेगा, p भी मिलेगा और d भी मिलेगा, ये हमारे सब शेल्स हैं। फिर इन सब शेल्स का फर्दर एनर्जी का डिवीजन है ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल वो जगह होती है फाइनली जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, और वो एनर्जी के अकॉर्डिंग, मतलब जो जैसी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की, उसके हिसाब से वो अपने स्पेसिफिक ऑर्बिटल्स में मिलेगा। तो उसी के कारण हमने ये एटॉमिक ऑर्बिटल का कंसेप्ट दिया था कि भाई इलेक्ट्रॉन अब उन जगहों पे कहीं भी मिल सकता है, और साथ ही साथ में ये भी बोला गया था कि कोई फिक्स्ड जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन के मिलने की, क्योंकि एज पर द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इट इज वेरी अनसर्टेन, या इट्स नॉट easy to tell the position and velocity of the electron। easy क्या, वो impossible है कि आप पोजीशन और इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी दोनों बता पाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इतना छोटा एक पार्टिकल है कि हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन बता ही नहीं सकते, और लोकेशन बता दो तो वेलोसिटी नहीं बता सकते, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर इन के एल एम एंड एन शेल्स, व्हाट आर दे। हम लोग ये बोलते हैं कि भाई हमारे उसमें आपको कितने ऑर्बिटल्स मिलते हैं, तो चलिए मैं आपको पूरा ब्रॉडर वे में बताऊं। के सबसे अंदर का शेल है, एल, एम और एन, ये फर्दर डिवाइडेड है, एक मिनट, एसपीडीएफ, इसमें आपको सब शेल्स मिलते हैं जो सब और फाइन एनर्जी लेवल्स हैं। तो के में आपको मिलता है एस, एल में आपको मिलता है एस और पी, एम में आपको मिलता है एस पी डी, और एन में आपको मिलेगा एस पी डी एंड एफ, ठीक है। सो इसमें एक, इसमें दो, इसमें तीन और उसमें चार, इस तरीके से हमको हमारे सब शेल्स की स्प्लिटिंग देखने के लिए मिलती है, एंड सो वी गेट ऑर्बिटल्स। अब यहां पे एस में हमें एक मिलता है, यहां एस एक, पी में तीन, फिर एस में एक, पी में तीन और डी में एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच। तो ये एस का है, ये पी का है, ये डी का है, सिमिलरली ये एस और ये पी। अब यहाँ की आप बात करो तो एस में सिंगल, फिर पी में तीन, डी में एक, दो, तीन, चार, पांच, एंड एफ में एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, 7 ऑर्बिटल्स मिलते हैं, ठीक है। वो फर्दर एनर्जी में डिफरेंट होते हैं। क्लियर? सो ये है हमारा KLMN शेल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस शीट 2 के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब जल्दी से आपको ये बता दिया जाए कि अगर आपको अपने वीडियोस को एक सीक्वेंस में देखने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो क्या किया जाए। सबसे पहला इसका सोल्यूशन होता है कि आप यूट्यूब पे ही फिल्टर पे आप प्लेलिस्ट लगा दें। अगर आप प्लेलिस्ट लगा देंगे फिल्टर पे तो सबसे बेस्ट होगा कि आप जैसे ही सर्च करेंगे फाउंडेशन कोर्स केमिस्ट्री, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अगर वहां पे फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज www.magnetbrains.com। लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, यहाँ पे कोर्सेज मिलेंगे। कोर्सेज में थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, आपको IIT JEE और नीट दोनों मिलेगा। JEE और नीट दोनों में आपको
फाउंडेशन कोर्स कॉमन मिलेगा जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में कॉमन होगा, नीट में आपको फाउंडेशन बायो मिलेगा और जेडब्ल्यू में फाउंडेशन मैथ्स। ये जो ऊपर के वीडियोस हैं ये आपके मेन कोर्स के हैं, जो जेडब्ल्यू और नीट की जो मेन प्रिपरेशन होती है फॉर 11-12 स्टूडेंट्स, ये उनके लिए। फाउंडेशन बेसिकली 9-10 के लिए, 8th 9th 10th के लिए होता है। फाउंडेशन कोर्स में हमने केमिस्ट्री में वॉच नाउ पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कोर्स की डिटेल्स आ जाएंगे, नीचे चैप्टर्स आ जाएंगे, आप चैप्टर पे क्लिक कीजिए, ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा। जैसे ही ड्रॉप बॉक्स ओपन होगा उस ड्रॉप बॉक्स में वीडियोस पूरे सीक्वेंस में डले होंगे, जो वीडियो देखना है उस पर क्लिक करके वॉच नाउ करके आप वीडियो को देख सकते हो, आपका वीडियो यहां प्ले हो जाएगा। ओके, मैग्नेट ब्रेन्स फाउंडेशन कोर्स जो कि जेडब्ल्यू और नीट की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है और खुद जेडब्ल्यू और नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल 100% फ्री में अवेलेबल आपको वीडियोस कराता है, और वो तैयारी भी आपको 100% फ्री में होती है। क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे 2-3 वीडियोस देखने के बाद कोई पेड सब्सक्रिप्शन, कोई फीस पे नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ सारी चीजें फ्री हैं। सो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने सिबलिंग्स, अपने रिलेटिव्स और अपने पीयर ग्रुप के साथ, so that together we can improve the quality of education, and keep watching Magnet Brains IIT JEE and NEET channel. Thank you.